चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो पार्ट होगा किसका, हमारी रिसर्च मेथड्स का। रिसर्च मेथड्स का ये वीडियो नंबर 002। इसमें कुछ चीज़ें आपको रिपीट मिलेंगी और कुछ चीज़ें आप नवीन सीखेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो वो भी आज ये लेक्चर देखने के बाद कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। और आपको जो समस्या आती है एनपीसी में, वो आप क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको एनपीसी के बारे में सब मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको एनपीसी में, और जो भी सारी चीज़ें बताई है आपको, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, नॉलेज की और ज़रूरत है, तो ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, ये है आपके आईक्यू के टेस्ट स्कोर्स। ठीक है ना। स्कोर क्या होता है कि आपके नेट की परीक्षा में आपके 80 नंबर्स आए। ठीक है, तो ये 80 नंबर क्या हुआ, ये आपका स्कोर हुआ। टेस्ट कौन सा हुआ, आपका नेट का। ठीक उसी प्रकार से एक आईक्यू टेस्ट होता है, एक आईक्यू परीक्षण होता है, जिसमें क्या होते हैं, हमको स्कोर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये किससे लिया है हमने, फ्रॉम द WAIS4। WAIS4 है ना, चौथा एडिशन है किसका, बैचलर की एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का। आपको याद होगा 1905 में कौन लेके आए थे, आल्फ्रे बिने और सिमोन आपके लिए स्केल लेके आए थे। लेकिन वो किसके लिए थी, वो थी केवल बच्चों के लिए, है ना। जहाँ पे क्या निकालते थे आगे जाके, वो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, फिर सीए का आया, और फिर रेशियो आईक्यू का फॉर्मूला आया। ठीक है, फिर रेशियो आईक्यू से बात कहाँ चली गई, वहां चली गई आपके डिविएशन आईक्यू के ऊपर। ठीक है, जब कौन लेके आए आपके लिए, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल लेके आए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया हुआ है बैचलर के अंदर। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि बैचलर के अंदर 130 वाले क्या आते हैं, 120 से 29 वाले क्या आते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईक्यू स्कोर रेंज दी है कि किसी टेस्ट में, किसी परीक्षण में अगर आपका आईक्यू स्कोर की रेंज इनमें से किसी में होती है, तो आपको क्या कहा जाएगा, एज पर बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4 एडिशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम ये 90 से 109। ठीक है, मान लीजिए आपने आईक्यू टेस्ट दिया, उसमें आपके कितने आए, अगर आपका रैंक, अगर आपके स्कोर 90 आया, या फिर 108 आया, या फिर 109 आया, तो क्या कहेंगे, आपका आईक्यू कैसा है, आपका एवरेज आईक्यू है, यानी कि आपका ये औसत आईक्यू है। ठीक है ना। और वही मान लीजिए अगर आपका 110 से 119 के बीच में आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका उच्च औसत। ठीक है, फिर 120 से 129 में आएगा तो कहलाएंगे आप यहाँ पे सुपीरियर, और फिर 130 प्लस आएंगे तो क्या कहलाएंगे आप, वेरी सुपीरियर। आपके एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, वहां से इसको आप देख सकते हैं। फिर वही मान लीजिए आपका अगर 80 से 89 के बीच आता है, 89 के बीच आता है, तो क्या कहलाएंगे आप, निम्न औसत, लो एवरेज। फिर यहाँ पे कहलाएंगे आप 70 से 79 के बीच, बॉर्डर लाइन कहलाएंगे आप। और 69 और उससे नीचे रहेंगे आप, तो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमली लो, बहुत ज्यादा ही नीचे आप कहलाएंगे। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपके बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन के अकॉर्डिंगली ये क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, 90 से 109 एवरेज की बात है। वहीं से आपको ध्यान आना क्या चाहिए कि बैचलर के अंदर हम मीन कितना लेते हैं, वहां पे हम मीन कितना लेते हैं, जो हमारा माध्य होता है वो कितना लेते हैं, हम लेते हैं वहां पे 100। ठीक है, तो 100 देखिए, 100 किसके बीच में आएगा, 90 से 109 के बीच में, 91, 92, 93 ऐसे आएंगे, तो 100 आपको मिलेगा बीच में। ठीक है, तो वो 100 है, वो क्या है, वो है मीन हमारा, किसके लिए, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के लिए। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्केल की बात हो रही है। ठीक है, स्कोर नहीं, स्केल की बात हो रही है। स्कोर मतलब जो आपने अंक प्राप्त किए उसकी बात है, स्केल जो हो जाती है अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो स्केल में जो है आपका, उसका मीन कितना होता है, 100 होता है ना। और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, आपको मालूम है, 15 होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, वहां पे 15 है, और मीन कितना होता है, 100 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बैचलर की एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के अंदर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा, 15 होगा, और आपका जो मीन होता है वो कितना होता है, वो हमेशा 100 होता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि ये जो कर्व बना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये जो बताया है इसको बस ध्यान रखिएगा बैचलर वाले को। अभी हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की,
यानी कि हमारा प्रकृत प्रायिकता वक्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वक्र मतलब एक प्रकार का क्या है, कर्व है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता क्या है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की स्टडीज हुई और फिर क्या पाया गया कि लोगों को जो आईक्यू होता है, ठीक है, आईक्यू की बात करें या किसी एक्सेट्रा किसी भी चीज की बात करें आप, ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपके वो टेस्ट के स्कोर ही क्यों ना हो, आप जो नेट में स्कोर करेंगे वो, ठीक है, वो किस प्रकार से बनता है, वो कुछ आपका इस प्रकार से बनता है। देखा क्या गया है कि आपका मोस्टली यहाँ पे क्या मिलता है आपको, ये जो संख्या है यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मीन, मीडियन और मोड, जो कि क्या कहलाता है आपका, आपका एवरेज कहलाता है ना। यानी अधिकतर लोग क्या करते हैं यहीं पे स्कोर करते हैं, है ना, और इस तरफ क्या होते हैं, लोगों का स्कोरिंग कम होती जाती है और यहाँ पे भी देखिए लोगों की स्कोरिंग कम होती जाती है। याद रखिए जब आपकी क्लास में आपने ये नहीं देखा होगा कि 50 बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, अगर 60 बच्चे हैं क्लास के अंदर तो आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि 2 बच्चे जो है या 3 बच्चे जो है ये फेल होते हैं। ठीक है, वहीं पे 2-3 बच्चे क्या करते हैं, एकदम टॉप लाते हैं, 98-99% लाते हैं। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, बाकी के बच्चे 55 बच्चे जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एवरेज स्कोर। आपका क्या है, ये जो बीच के बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 50 बच्चे फेल हो गए हैं और बाकी 2 बच्चे यहाँ पे और 4 बच्चे यहाँ पे, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि 60 बच्चों ने टॉप कर लिया पूरे के पूरे, है ना, यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हो सकता है जिसकी संभावना बहुत ही कम है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यानी कि हर बार आपको क्या मिलेगा, किस प्रकार का डेटा मिलेगा आपको, आपको हर बार इसी प्रकार का डेटा मिलेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझा दें यहाँ पे भी कि ये कर्व कैसे फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, ये समझने के बाद आपको इसमें अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हमको लगा था कि आपको शायद समझ में आ जाएगा, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है शादी का सीजन। ठीक है, शादी का सीजन चल रहा है। आप कितनी पार्टियों में गए खाना खाने, आप गए 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी और 5 पार्टी। 5 पार्टी यहाँ मान के चलते हैं, तो आप कितनी शादियों में गए आप खाना खाने के लिए, आप 5 पार्टियों में खाना खाने के लिए गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपकी पूड़ियाँ, है ना, कितनी पूड़ियाँ आपने खाई, पहले पार्टी में आपने खाई कितनी पूड़ियाँ, 20 पूड़ियाँ। दूसरी पार्टी में कितनी खाई आपने, 22 पूड़ियाँ खाई। ठीक है, तीसरी पार्टी में कितनी खाई आपने, 15 पूड़ियाँ खाई। चौथी पार्टी में क्या हुआ, आपने 5 पूड़ियाँ खाई। और फिर पांचवी पार्टी में क्या हुआ, आपने 30 पूड़ियाँ खाई। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये थी शादी का सीजन और ये है आपकी क्या, ये है आपकी पूड़ियाँ, आपने कितनी पूड़ियाँ खाई हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में इतनी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी और फिफ्थ में इतनी। ठीक है, ओके। अब ध्यान करिए कि आपको एक चीज बताई गई थी, किसके बारे में, आपको बताई गई थी गहनता प्रत्यक्षण के बारे में। ठीक है, कि जो आप 3D देखते हैं, याद करिए कोई मूवी देखने आप जाते हैं तो क्या लगाने पड़ते हैं आपको, वहां पे 3D ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप क्या नहीं कर सकते, सामने जो चीज है उसको आप 3D के रूप में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो आपके आम जीवन में है कि गाड़ी कितने दूर से आ रही है, क्या उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, कितनी दूर आपसे वो चीजें हैं, उस गहनता का प्रत्यक्षण कर सकते हैं आप अपनी आंखों के द्वारा लाइव में। लेकिन जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आपको 3D में नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, ओके। ठीक इसी प्रकार से जब आप 3D में चीजें नहीं देख सकते, एक पेपर के ऊपर आप भी पेपर में कुछ ड्रॉ करेंगे, उसको 3D के रूप में कितना दूर है आपसे वो आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे पेपर पे हम कुछ भी चीज बनाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे उसका घर है। ठीक है, ये, और यहाँ पे मान लीजिए उसकी साइकिल खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कितना दूर है ना, इसका क्या नहीं कर सकते आप, गहनता आप इसकी प्रत्यक्षण नहीं कर सकते। यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये पेड़ बना हुआ है, यहाँ पे सूरज निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, पीछे से। तो ये क्या है, आपको देखिए सब चीजें कैसी लग रही है, यहाँ पे आपको पास पास लग रही है। ठीक है, आप अपने संज्ञान के आधार पे आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ये दूर है, ये दूर है, बट फिर भी जो एक गहनता होती है किसी चीज की गहराई पर रखना, वो आप इस पे पॉसिबल नहीं है, आप इस पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमको क्या दिखती है, किस टाइप की इमेज दिखेगी सामने हमको, हमको दिखती है 2D टाइप की इमेजेस। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार की जो 2D इमेजेस होती हैं, है ना, जो 2D इमेजेस होती है वैसे कैसे बनाते हैं हम, आपने एक चीज सुनी होगी, किसके बारे में आपने सुनी होगी, ग्राफ के बारे में। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, ग्राफ, है ना, हम क्या करते हैं वहां पे प्लॉटिंग करते हैं। ठीक
ठीक है, प्लॉट बनाते हैं हम। प्लॉट मतलब क्या है, आपका एक चर है ना, एक चर और दूसरा चर, इन दोनों के बीच क्या बताते हैं हम, इन दोनों के बीच हम संबंध बताते हैं। ठीक है, ये है आपका दूसरा चर। ठीक है, प्लॉटिंग करके क्या करते हैं इस ग्राफ की, आप बताते हैं कि ए वेरिएबल, आपका जो ए चर है ये बी चर से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पे कौन कौन से चर है हमारे पास, शादी का सीजन, पार्टी का नंबर, एक पहला वेरिएबल है, और कितनी पुड़िया आपने खाई ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं आगे हम क्या ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, ये हो गई कौन सी, इसको कहते हैं हम y एक्सिस, और इसको कहते हैं हम आपकी x एक्सिस। ठीक है, x y दोनों डिपेंड करता है, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको y मानिए और इसको आप x एक्सिस रहने दीजिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे क्या मार्क करेंगे हम, मार्क करेंगे हमारा a वेरिएबल। a वेरिएबल क्या है हमारे पास, a चर है हमारे पास शादी का सीजन, और b क्या है, यहाँ पे कितनी पुड़िया खाई वो। ठीक है, तो मार्क करेंगे किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए ये हुआ पहली पार्टी, ये हुई आपकी दूसरी पार्टी, ये हुई आपकी तीसरी पार्टी, ये हुई चौथी पार्टी, और ये हुई पांचवी पार्टी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या है, दूरी देखिए सेम रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें अगर हम प्रॉपरली स्केल करने जाएंगे चीजों को तो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कितनी करना है हमको, यहाँ पे देखिए ये रहेगा आपका यहाँ से यहाँ पे आपने कितनी, ये है आपकी कौन सा बी वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे पूड़ियां आएंगी। ठीक है, ये हुई 5, फिर ये मिला आपको नेक्स्ट 10, फिर यहाँ पे दूरी नेक्स्ट 15, फिर यहाँ पे दूरी 20, फिर यहाँ पे आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी 25, और यहाँ पे आपकी 30। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अब ये देखिए। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं हम यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं, इस प्रकार से क्या बनाते हैं हम, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो बात करेंगे सबसे पहले पार्टी में कितनी पुड़िया खाई आपने, आपने खाई 20 पुड़िया, बहुत ज्यादा भूख लगी थी आपको। तो पार्टी नंबर 1 के सामने, पार्टी नंबर 1 के सामने कहाँ आएगा आपका 20, ये देखिए ये है 20, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक बिंदु मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मार्क कर दिया आपने, एक बिंदु मार्क कर दिया है। फिर पार्टी नंबर 2 की बारी आएगी, 2 के सामने कितना है आपका 22। ठीक है, तो 2 के सामने आएंगे आप फिर से ऊपर, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, ये देखिए जस्ट यहाँ पे कहीं पे आप कितना मार्क कर देंगे, आप मार्क कर देंगे यहाँ पे 2 के सामने ऊपर यहाँ पे 22। ठीक है, ओके, फिर थर्ड पार्टी में कितनी खाई आपने, थर्ड पार्टी में 15 खाई, 15 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 के सामने क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 15 मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे चौथे में क्या हुआ, चौथी पार्टी में 5 ही पुड़िया खाई, अरे पेट भरा हुआ था आपका, तो क्या करेंगे आप इसको यहाँ पे मार्क कर दिया आपने। ठीक है, और फिर क्या कर दिया आपने छठवीं पार्टी में, सॉरी यहाँ पांचवी पार्टी में कितना कर दिया आपने, 30 पुड़िया खा ली। अचानक से क्या हुआ पता नहीं आपको। ठीक है, आपने कितनी खा ली, यहाँ पे आपने 30 पुड़िया खा ली, तो 5 के सामने 30 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे कहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, ओके, तो मान लीजिए आप किसी को भी बुलाइए बाहर से। ठीक है, अब आप चले जाइए स्क्रीन के सामने से। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आता है। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसको बताया जाएगा कि हमने जो एक्स एक्सेस है उस पे हमने रखी हुई है क्या, उस पे हमने रखी हुई है पार्टियां, और हमने क्या रखी हुई है, वाई एक्सिस पे हमने रखी हुई है कितनी पुड़िया खाई है वो, है ना। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, आके बता देगा कि आपने चौथी पार्टी में कितनी पुड़िया खाई है, बता सकता है कि नहीं, देख लेगा। चौथी के सामने यहाँ 5 है ना, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से बता देगा, चौथी के सामने 5 पुड़िया खाई है, तीसरी के सामने आपने कितनी पुड़िया खाई है, आपने 15 पुड़िया खाई है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं से भी बुलाइए, पढ़ा लिखा हो ना हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो बता सकता है यहाँ पे कि आपने कौन सी पार्टी में कितनी पुड़िया खाई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या प्लॉट करते हैं, इस प्रकार से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन अब देखिए कहानी कहाँ से टर्न होती है और कहानी की शुरुआत कैसे होती है। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसको क्या कर देंगे हम, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, है ना, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से, ये देखिए ये यहाँ तक। ठीक है, लकीर थोड़ा सीधी समझिएगा इसको। यहाँ पे क्या मिल रही है हमको, यहाँ पे हमको एक प्रकार की कुछ क्या मिल रही है, आकृति, एक डिजाइन मिल रहा है ना, इस प्रकार से। ये देखिए ये जो डिजाइन है ना, इस प्रकार से क्या मिल रहा है हमको, ये एक डिजाइन मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमने क्या कर दिया, सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो पहले पार्टी में कितनी पुड़िया खाई हैं, 20 खाई हैं, दूसरे में 22 खाई हैं, तीसरे में आपने 15 खाई हैं, चौथे में आपने 5 खाई है,
और 5वें में आपने कितनी खाई है, 5वें में आपने 30 खाई है। तो क्या अब हमको उस पूरे डेटा की जरूरत है यहाँ पे जो हमने लिख के रखा था, यहाँ पे जो डेटा लिखा था हमने, यहाँ पे उस डेटा की हमको आवश्यकता नहीं है। केवल हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि किसने कितनी पुड़िया खाई है कौन सी पार्टी के अंदर। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप ये किस प्रकार से आया, ये जो डिजाइन किस प्रकार से बनी है ना। ओके, अब चलते हैं हम किसके ऊपर, हमारे एनपीसी के ऊपर चलते हैं। तो अब देख लीजिए ये जो डायग्राम देखते हैं आप इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का जो डायग्राम देखते हैं ये क्या है, ये कुछ नहीं केवल उन्हीं के डॉट्स को क्या कर दिया है यहाँ पे, उन्हीं डॉट्स को यहाँ पे इस प्रकार से मैच कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स मिले होंगे उनको, है ना, और सबसे ज्यादा डॉट्स कहाँ पे मिले होंगे, सबसे ज्यादा ऊंचाई उनको कहाँ पे मिली होगी, इस लेवल पे, यहाँ पे चल रही है वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ मिली होगी उनको, यहाँ पे। तो यहीं पे क्या मिलता है आपको, मीन मिलता है, यहीं पे आपको मीडियन मिलता है, और यहीं पे क्या मिलता है आपको, मोड मिलता है। ठीक है, तो जो आपका जो सवाल है कि कैसे ड्रॉ किया, क्यों ड्रॉ किया, है ना, वो उसका उत्तर यहाँ पे है। इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने भी देखिए वहां पे, अगर हम भी इस प्रकार के पॉइंट्स को मिलाते तो हमको कुछ आकृति मिलेगी। वैसे ही आकृति मिली उनको कब, जब उन्होंने किसके बारे में अभ्यास किया, उन्होंने आईक्यू के बारे में अभ्यास किया। ठीक है ना, अब समझ गए आप, मतलब आईक्यू के बारे में समझ गए कि ये जो ग्राफ है ये किस प्रकार से बना होगा। ठीक है, उनके पास सारे डेटा होंगे, डेटा को उन्होंने क्या किया, ग्राफ पे उतार दिया, और ग्राफ पे उतारने के बाद इस प्रकार से क्या कर दिया उन्होंने, एक डायग्राम इस प्रकार से बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेल कर्व। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं गॉसियन कर्व, या फिर इसको हम कह सकते हैं जो हमारा एनपीसी होता है वही। ठीक है, ओके, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि जो एनपीसी है इसका मीन मीडियन मोड आपने ऑलरेडी निकालना सीख लिया है। ये कहाँ पे होता है, ये एक ही बिंदु पे होता है। ठीक है ना, एक ही बिंदु पे हमको मिलता है मीन मीडियन मोड। तो ये इस तरफ का एरिया, यहाँ तक ये एरिया, और यहाँ तक ये एरिया, ये कैसा रहेगा, ये पूरी तरह से सेम रहेगा। ठीक है, अगर हम मीडियन के इस तरफ को बोलते हैं ए साइड, और मीडियन के इस तरफ को बोलते हैं बी साइड, तो हम ये कहेंगे ए इज इक्वल्स टू बी, है ना। ए में देखिए यहाँ पे डेटा है, 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 यहाँ पे डेटा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपके बी साइड में भी यहाँ पे डेटा मिलेगा, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है, जस्ट सेम है। जैसा आपका ए साइड में हो रहा है वैसा ही बी साइड में भी हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका बाईलेटरली, है ना। बाई मतलब क्या होता है, दो, दोनों तरफ के लेटरल क्या है, सिमेट्रिक है ना, सेम है दोनों दोनों तरफ के। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर ये किस प्रकार के होता है, ये सतत प्रकार से चलता रहता है। ठीक है ना, ये देखिए ये इस प्रकार से, ये जो यहाँ पे है इसका कभी अंत नहीं है ना, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, इसका कुछ अंत नहीं है, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, आपका जो बेल कर्व है वो कंटिन्यूअस भी रहेगा। उसी के साथ साथ क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूनिमोडल। ठीक है, यूनिमोडल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक भी कहाँ होता है, तीनों एक ही होता है ना। 100 देखिए, मीन भी 100 है, मीडियन भी 100 है। ठीक है, और आपका जो मोड है वो भी कितना है, 100 है। मोड क्या होता है, मोड होता है आपकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार उस टेस्ट में ये नंबर आए हैं, है ना। तो अधिकतर क्या देखा होगा, 100 देखा होगा। मीडियन मतलब बीच की संख्या, ये भी 100 आई होगी, और इतने सबका करने के बाद एवरेज भी जो मीन होता है वो कितना आया होगा, वो आपका यहाँ पे 100 ही आया होगा। ठीक है, तो मीन इज इक्वल्स टू मोड, मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन, ये होगा आपके इसमें आपके बेल कर्व में। ठीक है ना, और उसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये किस प्रकार की टेल होती है, इसमें इसमें होती है एसिम्प्टोटिक, है ना, एसिम्प्टोटिक टेल होती है। यानी कि ये वाली एक्सिस कौन सी होती है बताइए, ये वाली होती है एक्स एक्सिस ना। तो ये जो कर्व बनेगा, है ना, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा एसिम्प्टोटिक, है ना, कभी भी एक्स के साथ टच नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका जो कर्व है कैसा रहेगा, कभी भी इसके साथ टच नहीं करेगा। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। और सिम्प्टोटिक रहेगा तो टच कर लेगा, इतना बस बात है। ए लगा रहेगा तो मतलब एक्स एक्सिस को क्या नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, मतलब इस प्रकार से ये ऐसा ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। और देखा गया है कि आपका जो बेल कर्व होता है ना, जो घंटी के आकार का कर्व होता है, इसके अंदर क्या देखा गया है, ये देखा गया यह है कि इसका, इसके -3 से लेके +3, ये क्या है, ये डिविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, -3 से लेके +3 के बीच में आपको लगभग लगभग 100% डेटा आपको इसी के अंदर मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना है, लगभग लगभग 100%, 99% समथिंग कुछ हो जाता है
है ना। तो आपको पूरा का पूरा डेटा कहाँ मिल जाता है, इसी कर्व के अंदर, मतलब -3 से लेके +3 में आपको लगभग लगभग 100% डेटा मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो आपने देख लिया, ये तो हुई किसकी बात, ये तो हुई अभी आपके एनपीसी की बात कि किस प्रकार से ड्रॉ होता है, और उसकी आपने क्या देख ली, आपने प्रॉपर्टीज देख ली, उसकी विशेषताएं देख ली और उसको नोट भी कर लिया होगा। किस प्रकार से फॉर्म होता है वो भी आपने देख लिया, तो वो भी आपका एक डाउट क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका क्या, IQ 55, 70, 85, 100, 115, 130, 145। ये कहाँ देखने मिलता है हमको, ये स्कोर्स हमको देखने मिलते हैं WAIS के अंदर, है ना, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के अंदर हमको देखने को मिलता है ये। जिसका डिविएशन कितना होता है, डिविएशन होता है आपका 15। देखिए यहाँ भी 15 का फर्क है, यहाँ भी 15 का, यहाँ भी 15 का, यहाँ 15, 15, 15, ठीक है, ओके। तो +0, +1, +2, +3 ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब वो डेटा लेके यहाँ पे खैर टच हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए, टच नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज बहुत धुंधली हो गई है इसलिए आपको लग रहा है ऐसा टच हो रहा है, बट टच नहीं होता है ये, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब मान लीजिए उन्होंने जितने लोगों का भी टेस्ट लिया होगा, ठीक है, एक्स नंबर के जितने भी लोगों का उन्होंने परीक्षण किया होगा, तो अधिकतर लोगों का IQ कितना आया होगा, अधिकतर लोगों का IQ उनको कितना मिला होगा, यहाँ पे 100 मिला होगा, ठीक है। और 145 बहुत कम लोगों का मिला होगा, और 55 भी बहुत कम लोगों का मिला होगा, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से 85, 70 और यहाँ पे 115 और यहाँ पे 130, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या हुए होंगे, उनको स्कोर प्राप्त हुए होंगे, है ना, यहाँ यहाँ पे इस प्रकार से। तो क्या कर दिया उन्होंने, उन सभी को ज्वाइन करके एक इस प्रकार का क्या बना दिया है, इस प्रकार का कर्व बना दिया है कि किसी भी जनसंख्या में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं ना, उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं कि मान लीजिए उसी अगर शादी की पार्टी की बात करें हम, ठीक है, तो क्या होगा, औसत पुड़िया खाने वाले क्या कितने लोग होंगे, इतने सारे लोग होंगे, है ना, जो केवल 5 से 10 पुड़िया खाएंगे, ठीक है। औसत अगर मान लें हमारा औसत कितना है, 5 से 10 है, ठीक है। तो सारे लोग कितने खाएंगे, यहाँ पे यहीं पे मिलेंगे। 20 के ऊपर पुड़िया खाने वाले आपको यहाँ पे मिलेंगे, और बिल्कुल भी पुड़िया एक पुड़ी खाने वाले आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी आप किसी भी चीज को एक्सेट्रा, किसी भी चीज को XYZ, किसी भी चीज को आप लेंगे, हमेशा आपको एवरेज कहाँ पे मिलेगा, एवरेज आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। आपके क्लास में कितने छात्र ने पास किया, 60 बच्चे यहाँ पे रहेंगे, 10 बच्चे यहाँ पे रहेंगे, 10 बच्चे यहाँ पे रहेंगे और 10 यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। 10 यहाँ, 10 यहाँ और यहाँ पे 60 बच्चे, 30, 30, 10, ठीक है, 30 और 10 40 और 10 50 और 50 बच्चों का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आपको ये मालूम है इस तरफ 50% पॉपुलेशन रहती है और इस तरफ भी 50% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बात हो रही है किसकी, अब IQ की बात हो रही है, ठीक है। तो जब मान लीजिए जर्मनी में जब इस प्रकार का IQ टेस्ट हुआ होगा, तो क्या देखा गया कि 100, ये क्या है, एवरेज मान के चला उन्होंने, है ना, एवरेज मान के चला। तो 100 से 115 के बीच, ठीक है ना, 100 से 115 के बीच यानी +1 कितने लोगों का IQ था, केवल 100 से 15 की बात हो रही है, ठीक है। केवल 100 से 15 लोगों के बीच, सॉरी 100 से 115 के बीच कितने लोगों का IQ था, 34.1% ओनली, ठीक है। तो जर्मनी की जनसंख्या मान लीजिए x कुछ भी हो, तो इस x का कितना प्रतिशत, 34.1% कहाँ पे मिलेगा आपको, आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, 100 से 115 के बीच में मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 85 से 100 के बीच, 85 से 100 के बीच भी इस x पॉपुलेशन का क्या मिलेगा आपको, 34.1% मिलेगा। मतलब ये जो पॉपुलेशन है, ये जो जनता है, इसका 34.1% कहाँ पे लाई करता है, वो यहाँ पे लाई करता है, और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाई करता है। ठीक उसी प्रकार से अब ध्यान दीजिएगा, केवल 115 से 130 के बीच, ठीक है, 100 से 130 नहीं, केवल 115 से 130 के बीच कितने प्रतिशत लोग मिलेंगे, 13.6% लोग मिलेंगे। और ठीक उसी प्रकार से 130 से 145 के बीच 2.1% लोग मिलेंगे। और यहाँ तो खैर 145 के ऊपर केवल 0.1%, मतलब जर्मनी की जनसंख्या मान लीजिए 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का केवल 0.1% जो लोग हैं, उनका IQ कितने के ऊपर होगा, उनका IQ होगा आपके 145 के ऊपर। ठीक इसी प्रकार से रिवर्स ऑर्डर में अगर हम आएंगे, तो 85 से 100 के बीच भी कितने मिलेंगे हमको, 34.1% ही मिलेंगे मात्र, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। 13.6% 70 से 85 में मिलेंगे, और 2.1% 55 से 70, और यहाँ पे 0.1%, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है,
ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। जितनी भी संख्या है यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। रोज उठ सुबह शाम उठ के डेली कर्व बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और एक अवस्था आ जाएगी कि जब आपको ये परसेंट बड़ी ही आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं बेल कर्व में आपको मीन मीडियन मोड कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हैशटैग टेबी बेल शेप्ड कर्व शोइंग स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, 0 है स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का, 2 का, 3 का, -1, -2, -3 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात फिर से है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको हरा वाला भाग, ठीक है, हरा वाला भाग की अगर हम पिछली इमेज में जाएं तो वहां पे कितना परसेंट था हमारे पास, 34.1% इस तरफ था और 34.1% इस तरफ था। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है हमारा, 68.2% होता है। तो वही 68.2% कौन सा डिनोट कर रहा है, ये जो हरा वाला है, यानी कि आपका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में, ठीक है, कितना मिलता है डेटा आपको, विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 68.2% मिलता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 68.2 मिलता है। अगर आपको 34.1 ध्यान है तो आप इसकी मदद से आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो सुविधाजनक लगे उस प्रकार से आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितने प्रतिशत लोग का डेटा होता है, तो आप क्या मार्क करेंगे, 68.2 मार्क करेंगे। ठीक है, अगर वहां पे ऐसा हो कि आपको दिया है 70, 68.1, 69 एंड 64, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार का डेटा वहां पे दिया हुआ है 70, 68.1, 69 एंड 64, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ही हा हू करके इसको मार्क कर देंगे, इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो मोस्ट सुटेबल उत्तर है उसकी तरफ आपको मार्क करना है। ये नहीं कहिएगा कि सर आपने तो 68.2 ही बोला था तो वो नहीं दिखा तो हमने कुछ भी मार्क करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। जो आपको दिख रहा है, जो नियरेस्ट होगा उसके, उसको आपको मार्क करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर 68.2% डेटा कहाँ मिलता है आपको, केवल विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिलता है। फिर अगला आएगा आपका 95.6%। तो इस 68.2 में क्या करेंगे आप, वो 13 दशमलव जो था आपका उसको 2 बार ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 95.16%। तो उसमें क्या आएगा, ये जो हरा वाला पोर्शन है वो तो आएगा ही आएगा, उसी के साथ साथ ये जो पीला वाला पोर्शन है ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 है ना, ये 2 है, यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, यहाँ पे विद इन 2 डेविएशन में कितना आ रहा है आपका डेटा, आपका आएगा 95.6% डेटा। ठीक है, अभी परसेंट हो रहा है, इसकी बात आपको ध्यान रखनी है, परसेंट बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर उसी प्रकार से 3 स्टैंडर्ड डिवीजन में कितना आ जाएगा आपका 99.97%, सॉरी 99.7%। यहाँ से लेके ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज ये तीनों क्या होगा, यहाँ पे काउंट होगा। तो जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका -3 से लेके +3 में पूरा डेटा आपका आ जाता है, वो यही बात हो रही है ना। आपका देखिए 100% का लगभग 99.7% है ना, तो कितना बच गया, 0.3 ही तो बाकी रह गया ना। तो लगभग लगभग आपका सभी डेटा कवर हो जाता है इस एनपीसी, इस बेल कर्व के अंदर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे 68.2% यहाँ पे, फिर आपका 95.6% ये वाला ग्रीन बॉक्स प्लस ये वाले 2 बॉक्स, और फिर 99.7 में ये वाला पूरा सेकेंड डिवीजन पूरा प्लस थर्ड डिवीजन भी आपका यहाँ पे आएगा। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि डेटा किस प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, ये वाला आएगा पहले, देन ये वाला एंड देन फिर ये वाला। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका बेल कर्व। ठीक है, ये रहा आपका बेल कर्व। इसमें आपको क्या मिलता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, ओके, तो अभी जो आपने डेटा देखा था वो क्या था, वो था आपका पॉपुलेशन का डेटा। ठीक है, वो किसका डेटा था, वो पॉपुलेशन का डेटा था, यानी कि वो जनसंख्या का डेटा था। इसलिए वहां पे किसका निकाला था हमने, परसेंटेज निकाला था, वहां पे परसेंटेज में निकाला था, क्योंकि वो किसका डेटा था, जनसंख्या का डेटा था। लेकिन जनसंख्या हमेशा पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं आप, उससे निकालते हैं नमूना, है ना। नमूने के आधार पे आप बोलते हैं कि हाँ नमूने किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नमूने पे एप्लीकेबल होगा, जो आपके सैंपल पे एप्लीकेबल होगा, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ऐसा आप मान के चलते हैं। ठीक है, तो 150 करोड़ का जो आपके -3 के बाद होता है 0.1%, है ना। तो ये 0.1% आप 150 करोड़ का निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन आप अगर मान लीजिए सैंपल साइज आपका कितना है, सैंपल साइज आपका 100 है ना, तो निकालिए यहाँ पे 0.1%, आपको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा, है ना। अब आदमी को आप या व्यक्ति को आप आधा तो नहीं कर सकते ना,
आधे का भी और कुछ प्रतिशत तो नहीं कर सकते, ठीक है। 100 का आप 1% निकाल सकते हैं, लेकिन 100 का आप 0.1% कैसे निकालेंगे अगर कोई वहां पे व्यक्ति जीवित खड़ा है तो, ठीक है। निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी का टेस्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये चीज संभव नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और चीज जिसे कहते हैं हम क्या, हम कहते हैं राउंड ऑफ, ठीक है ना। राउंड ऑफ कहते हैं वो तकनीक का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे यहाँ पे सैंपल की। तो मान लीजिए अब आपकी कक्षा में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। 100 लोग आपकी कक्षा में हैं, अब उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एवरेज, ठीक है। ये रहा क्या आपका 100, ये रहा आपका 115, 130 और ये रहेगा आपका 145, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 85, 70 और यहाँ मिलेगा आपको 55, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कुछ आपकी रहेगी कर्व, ये इस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिएगा, इमेज ऐसी बन रही है, बट बेल कर्व समझ गए आप ना किस प्रकार से होती है ना। ये बेल की तरह दिख रही है, बेल कर्व है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम है एक डंडी यहाँ पे बनती है, एक डंडी यहाँ पे बनती है, ठीक है। एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको कितना है, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, तीनों एम यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, उसको आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से करते हैं, और जो 34, 14, 16 जो भी निकल के आता है वो क्यों निकल के आता है। हमारा जो n है वो कितना है, हमारा n है यहाँ पे 100, यानी कि सैंपल साइज कितना है हमारा, सैंपल साइज यहाँ पे हमारा 100 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत थे हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास सबसे पहले 34.1%, यहाँ पे कितना था हमारे पास, यहाँ भी था हमारे पास 34.1%, फिर यहाँ पे कितना था हमारे पास 13.6%, यहाँ भी कितना था 13.6%, यहाँ पे था 2.14 और यहाँ पे भी कितना था 2.14 और यहाँ पे 0.1 आगे और 0.1 आगे, ठीक है। उससे हमको मतलब नहीं है ये वाले से, लेकिन 2.4 तक हमारे काम का है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ कैसे होगा, अब यहाँ 34.1%, 100 लोगों का आप 34.1% कैसे निकालेंगे बताइए, कितना होगा ये 100 लोगों का 34.1%, 34.10 हो सकता है मे बी, ठीक है। आप इसको निकाल लें, लेकिन ये केवल, लेकिन जब यहाँ पे व्यक्ति होगा तो किसी व्यक्ति का आप 0.10% कैसे ला सकते हैं या 0.1% कैसे ला सकते हैं, है ना, किसी भी सैंपल का। तो ये क्या है, ये संभव नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं कहाँ तक, राउंड ऑफ की एक विधि होती है, वो विधि क्या है उसको देखते हैं कि अगर संख्या 5 के ऊपर होती है तो हम अगली संख्या को काउंट कर लेते हैं, 34.6 होता तो क्या काउंट करते हैं यहाँ पे हम 35 काउंट करते, अगर 34.7 होता तो क्या काउंट करते हैं हम यहाँ पे 35 काउंट करते, लेकिन चूंकि 5 के पहले है तो क्या काउंट करेंगे हम, 5 के पहले है तो हम काउंट करेंगे केवल 34, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा हमारे सैंपल में, यहाँ पे कितने लोग आएंगे जिनका IQ 100 से 115 के बीच में है, वो कितने लोग रहेंगे, वो केवल 34 लोग यहाँ पे रहेंगे, और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी 34 लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अभी क्या दिया हुआ है अगला 13.6, तो जैसे ही आपको मालूम है 5 के ऊपर जाएगा 13.6 तो क्या कर देते हैं हम 13 के बाद वाली संख्या लिख देंगे, यानी कि 14 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब समझ गए आप 2.14 किस प्रकार से होता है ना, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 के पहले ही है 2.1, तो 1 जो है 5 से छोटा है तो क्या कर देंगे यहाँ पे 2 को ही हम मार्क कर देंगे, और इसी प्रकार से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा किसका, हमारे सैंपल का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका जो सैंपल है n इज इक्वल्स टू 100, सैंपल साइज जो है, ठीक है, इसको आपने क्या बना दिया है, इसको आपने वितरण कर दिया है इसका, है ना, सामान्य वितरण कर दिया है इसका यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। हमको हमेशा क्या निकालना होता है, हमको निकालना होता है परसेंटाइल रैंक, है ना, प्रतिशतांक रैंक हमको निकालनी होती है, परसेंटाइल प्रतिशत हमको निकालना होता है, परसेंटाइल रैंक हमको निकालनी होती है। परसेंटाइल रैंक से तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य ये होता है कि मैं कितने लोगों से आगे हूँ,
ठीक है। परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या होता है कि मैं कितने लोगों से आगे हूं। ठीक है। तो अगर देखिए अब कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी का IQ 70 है, मान लीजिए हमारा IQ कितना है, हमारा IQ 70 है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कितने लोगों से आगे हुए, 70 के पीछे कितने लोग हैं यहाँ पे, इस सैंपल के अंदर केवल 2 लोग हैं। तो हमारा परसेंटाइल रैंक कितना होगा, यहाँ पे हमारा परसेंटाइल रैंक होगा केवल 2। ठीक है। ओके। अब मान लीजिए अगले एग्जाम में हमारा IQ स्कोर कितना निकल के आता है, 85 निकल के आता है। ठीक है। 85 निकल के आएगा तो क्या करेंगे हम, 85 के पहले जितने लोग रहेंगे उन सभी को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब कितने लोग हैं 85 के पहले, ये तो हुआ 2, और ये 14 लोग भी कहाँ हैं, हमसे पीछे हैं। तो 2 + 14 हम जोड़ देंगे तो कितना रैंक हुआ हमारा, हमारा परसेंटाइल रैंक होता है यहाँ पे 16। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा IQ कितना हो गया है, हमारा IQ अब हो गया है 100। ठीक है। तो क्या करेंगे हम 100, अगर हमारा IQ है तो 90 वाला कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे लाई करता होगा बीच में, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारा 100 है, इसका मतलब हम कितने लोगों से आगे हैं, 2 + 14 प्लस यहाँ पे जो 34 है, 34 लोग हैं, इनसे अभी हम आगे हुए ना, तो इनको भी क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारा परसेंटाइल रैंक कितना हो जाएगा, 50th हो जाएगा, है ना, 50 परसेंटाइल रैंक हमारा हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारा कितना हो जाता है, 115 हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, 2 + 14 + 34, हमेशा यहाँ से नीचे से स्टार्ट करिएगा और ऊपर आइएगा, 34 है ना, तो यहाँ तक करना पड़ेगा हमको 100 तक। और उसके बाद कितने लोग हैं, 115 के पहले और कितने लोग हैं, यहाँ पे 34 लोग हैं, है ना, तो प्लस 34 हम और करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा अब 84th परसेंटाइल रैंक। ठीक है। कितनी रैंक हो गई हमारी, अब यहाँ पे हमको परसेंटाइल रैंक कितनी मिल जाएगी, 84 मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम 130 की बात करें, 130 पे हम आते हैं तो कितना कर देंगे, यहाँ तक कितना आ गया है हमारा परसेंटाइल रैंक 84। तो 84 के बाद क्या कर देंगे हम, 14 लोगों को और ऐड कर देंगे, 84 + 14 कितना हो जाएगा हमारा, 98 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे परसेंटाइल रैंक कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे परसेंटाइल रैंक 98 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर हम 145 पे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली हम उन 50 लोगों से क्या हो जाएंगे, उन 50 लोग सॉरी उन 100 लोगों से हम आगे हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम इसमें फिर इस 2 को भी जोड़ देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या निकालते हैं, हम किसी भी का परसेंटाइल रैंक हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इस प्रकार से डेटा दिया हुआ है तो। ठीक है। और डेटा नहीं दिया हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका प्रश्न अगर आपसे पूछता है, आपको प्रश्न भी बता देते हैं कितने प्रकार से बनेगा ताकि आप लोग के लिए और आसानी हो। अगर प्रश्न पूछता है कि किसी व्यक्ति का IQ कितना है, IQ उसका 130 है, तो उसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको चुपचाप से याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है। अगर आपको 130 पूछा है कि किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का IQ 130 है, तो क्या बताना है आपको, उसका परसेंटाइल बताना है, परसेंटाइल रैंक बतानी है, प्रतिशतांक बताना है, तो कितना आएगा वो 98 आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 115 पूछेगा तो कितना आएगा आपका 84th रैंक आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पूछेगा तो 16 आएगा, इसी प्रकार से पूछेगा तो यहाँ पे 2 यानी कि सेकंड आएगा। ठीक है। ओके। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है हमारा लेक्चर परसेंटाइल के ऊपर। अब परसेंटाइल रैंक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से निकालना है आपको बता दिया है, केवल सिंपली आपको इनको जोड़ना होता है। और नहीं अगर जोड़ते बन रहा है, दिक्कत आ रही है, तो याद कर लीजिए 70 पे सेकेंड, 85 पे 16th, 84th 115 पे और 98 130 के ऊपर। ठीक है। ओके। लेकिन इनको याद करने से आपको केवल इतना ही समझ में आएगा अगर 70, 85, 115 और 130 के बारे में पूछेगा तो। अगर आपने इसको निकालना सीख लिया है वीडियोस के माध्यम से तो आप कुछ भी दे देगा आपको, तो उसको आप क्या कर लेंगे, आप आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। अब चॉइस आगे आपकी है। ठीक है। ओके। तो अब ये समाप्त होता है यहाँ से हमारी NPC की कहानी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। अब आपको अगर IQ दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हैं, प्रतिशतांक कोटि निकाल सकते हैं। और अगर आपको प्रतिशतांक कोटि परसेंटाइल रैंक दिया हुआ है तो क्या निकाल सकते हैं आप, उससे IQ आप निकाल सकते हैं। परसेंटाइल इतना ध्यान रखिए, परसेंटाइल मतलब क्या होता है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। अगर आपका IQ 115 है तो 115 से कम जितने लोगों का IQ होगा आप उनसे आगे होंगे ना, है ना। अगर आपका IQ 115 दिया हुआ है तो 100 वाला, 85 वाला, 70 वाला, 55 वाला, ये सब आपके पीछे होंगे। तो क्या करना है आपको, केवल सिंपली इनको ऐड करते जाना है। और इससे बड़ा कुछ रॉकेट साइंस इससे ज्यादा अब है नहीं।
ठीक है। ओके, बात करेंगे अगली चीज की, वो है हमारा एनपीसी का। क्या देखा है हमने, इसकी स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस इसकी 0 होती है। ये ऑलरेडी बता दिया है आपको, लेकिन रिवाइज करा देते हैं। इसका वैषम्य क्या होता है, इसका वैषम्य हमेशा हमको क्या मिलता है, शून्य मिलता है। ठीक है, शून्य वैषम्य मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ग्राफ कर्व बनता है किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सकारात्मक वैषम्य वाला होता, पॉजिटिव स्क्यूनेस होता, तो किस प्रकार से बनता, ये बनता इस प्रकार से कुछ। और अगर ये नेगेटिव स्क्यूनेस वाला होता, नकारात्मक स्क्यू वाला होता, नकारात्मक वैषम्य वाला होता, तो किस प्रकार से बनता, ये बनता कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ओके, ये हट जाता, ये वाला जो लाइन है ये हट जाती है आपकी। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला जो होगा आपका, ये रहेगा कौन सा, ये रहेगा पॉजिटिव स्क्यू, और ये वाला क्या रहेगा, ये वाला रहेगा आपका नेगेटिव स्क्यू। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में और डिटेलिंग करते हैं किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आपको मालूम है एक चीज कि बेल कर्व में क्या होता है आपके साथ, आपको मीन, मीडियन और मोड ये कहाँ पे मिलता है, ये तीनों आपको एक ही जगह पे मिलता है ना, एक ही जगह पे मिलता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव या नेगेटिव वैषम्य जब भी आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये तीनों कहाँ मिलेंगे, एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, उसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके, ये है आपका कौन सा, ये है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मीन मीडियन मोड, यानी कि ये आपकी एनपीसी है। ठीक है, और एनपीसी में डेटा कैसा रहता है आपका, सेम रहता है, मतलब इस तरफ जितने लोग आएंगे सेम उस तरफ ही इतने लोग भी आएंगे। ठीक है ना, सेम। लेकिन यहाँ पे देखिए अब आपका मीडियन कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं। ठीक है ना, बताइए कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, और यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम पॉजिटिव स्क्यू की, मतलब इस प्रकार से ये कुछ बनेगा, है ना। अभी कैसा बन रहा था, ऐसे बन रहा था, अब कैसा बन रहा है, ये ऐसा बनेगा, और इसके इसमें कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, बात करेंगे हम पॉजिटिव स्क्यू की, यानी कि इसका स्क्यूनेस यानी कि वैषम्य कैसा होगा। अगर वैषम्य सकारात्मक होगा तो हमको देखना है क्या बात होगी। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ना तो ये बेल दिख रही है, ना कुछ ये कुछ भी दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। मीडियन देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, मीडियन यहाँ पे है ना। और जो मीन है, हमेशा ध्यान रखना है, मीन कहाँ होगा, मीडियन के आगे होगा। ठीक है, मीन कहाँ पे होगा, मीन हमेशा मीडियन के आगे होगा। यानी अगर ये सारे स्कोर्स हैं, है ना, तो मीन क्या होता है, हमारा हमारा सिंपली एवरेज होता है। ठीक है, और मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है आपकी बीच की संख्या। ठीक है, तो अगर आपका जो मीन है किसके आगे मिलेगा, आपको मीडियन के आगे मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, इसका वैषम्य किस प्रकार का है, इसका वैषम्य सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव स्क्यूनेस इसका है। ठीक है, और वहीं देख लीजिए नेगेटिव में क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट, मीन कहाँ मिलेगा हमको, मीन मीडियन के पहले ही हमको मिल जाएगा। पहले और बाद में किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन के बाद मिलेगा तो पॉजिटिव, और मीडियन के पहले मिलेगा मीन हमको, तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव स्क्यू कहलाएगा, यानी कि इसका नकारात्मक वैषम्य कहलाएगा। ठीक है ना, मीन कुछ नहीं है, सिंपली क्या होता है आपका एवरेज होता है। ठीक है, तो अगर हमने पूड़ियाँ कुछ इस प्रकार से खाई होती, ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए समझिए फिर से एग्जांपल से, यहाँ पे क्या था, हमारा शादी पार्टी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमने कैसे खाई, हमने पहली पार्टी में अगर 2 पूड़ी खाई, दूसरी में हमने 4 खाई, तीसरी में हमने 10 खाई, चौथी में हमने कितनी खाई, हमने 10 15 खाई, और पांचवी में कितनी खाई हमने, पांचवी में हमने 20 खाई। ठीक उसी प्रकार से उतरते में भी हमने यही किया, यहाँ पे हमने फिर 20 खाई, फिर यहाँ पे 15 खाई, फिर यहाँ पे 10 खाई, और फिर यहाँ पे 4 खाई, फिर यहाँ पे 2 खाई, और फिर यहाँ पे 1 खाई। मतलब जिस प्रकार से हम यहाँ पे खाना स्टार्ट किया, सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी खाना खत्म किया। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 खाई, फिर 2 खाई, फिर 3 खाई, फिर 4 खाई, 5 खाई, फिर 6 खाई, और फिर इस प्रकार से देखिए अलग से यहाँ पे डायग्राम आपका बन रहा है। ठीक है, फिर हमको कैसे खाना चाहिए था, सेम उसी प्रकार से खाते तो डायग्राम हमारे यहाँ खत्म हो जाता, जैसे इस प्रकार से खाया था। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे और बढ़ाते गए, और ज्यादा पार्टियों में हमने खाना खाया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हम पुड़िया खा रहे थे, है ना,
पार्टियों में, वहां पे जाके क्या कर दिया हमने, इसको एकदम से हमने क्या कर दी, यहाँ पे कम कर दी। ठीक है, ओके। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है पॉजिटिव स्क्यू और ये कहलाता है आपका नेगेटिव स्क्यू। ध्यान बस इतना रखिए, मीडियन जो होता है उसके अगर आगे मिलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, और मीडियन जो है उसके पहले अगर आपको मीन मिलेगा तो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव वैषम्य कहलाएगा, यानी कि नेगेटिव स्क्यू कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एनपीसी बनना है, आपका बेल कर्व बनना है तो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। पॉजिटिव वाला बनना है तो इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए फर्क है ना इसमें, ये आपका नॉर्मल वाला है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, नॉर्मल है। पॉजिटिव सकारात्मक वैषम्य वाला बनाइए तो इस प्रकार से बनेगा, और नकारात्मक वैषम्य वाला बनाइए तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मीडियन अगर यहाँ मिल रहा है तो मीन कहाँ मिलेगा आपको, मीन आगे मिलेगा, और यहाँ पे अगर मीडियन बन रहा है तो मीन कहाँ मिलेगा हमको, मीन हमको यहाँ पे पहले मिलेगा। मीन कुछ नहीं, हमारा औसत होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार हमने कवर कर लिया है एनपीसी के बारे में, और डिटेलिंग कर ली है हमने, किसके बारे में हमने बात कर ली है आपकी सिमेट्री। तो मालूम है ना, सिमेट्री सेम नहीं रहेगी अगर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सिमेट्री क्या रहेगी, सेम नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही आपका बेल कर्व बनेगा सिमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी इसकी सेम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझिए। अगर क्या करते हैं, यहाँ से आप बीच से इसको फोल्ड करेंगे तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे पूरे पूरे, लेकिन यहाँ पे मीडियन है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या निकल आएगा, इस प्रकार की आकृति बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये क्या कर गया, इसके आगे ओवरलैप कर गया इतने एरिया में। ठीक इसी प्रकार से अगर आप नकारात्मक बनाएंगे तो भी यहाँ पे ऐसे ही होगा। यहाँ से आप फोल्ड करेंगे तो ये पहले ही खत्म हो जाएगा, या इस प्रकार की कुछ बातें होंगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब अगली और आखिरी बात करनी है हमको इसके बारे में, वो क्या है, वो है आपका कोर्टोसिस। प्रश्न में आपसे पूछा था इसका कोर्टोसिस 0 होता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोर्टोसिस क्या है, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका कोर्टोसिस। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला कौन सा है हमारा, ये जो है लेप्टोकोर्टिक। ठीक है, ये वाला जो है, ये कौन सा है हमारे पास, ये है लेप्टोकोर्टिक। ठीक इसी प्रकार से दिखता है हमारा कौन सा, बेल कर्व भी, है ना। तो इसका कुछ 0 नहीं हो सकता, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर ये बीच में होता है, इस प्रकार की आकृति बनेगी आपकी, इस प्रकार की अगर बनती है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मीजोकोर्टिक। और ये इस प्रकार से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका प्लेटिकोर्टिक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा एनपीसी किस प्रकार से बनता है, एनपीसी बनेगा आपका लेप्टोकोर्टिक प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ऊंचाई बहुत ज्यादा है सबसे, उससे कम वाली कौन सी रहेगी आपकी, मीजो की रहेगी, है ना, और उससे कम किसकी रहेगी, आपकी प्लेटी की रहेगी। मतलब यहाँ से लेके कितनी ऊंचाई तक होगा उसकी यहाँ पे बात हो रही है। लेप्टो की सबसे ज्यादा, मीजो की उससे कम, और प्लेटी की उससे ज्यादा। इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, नो स्क्यूनेस, है ना, सिमेट्रिकल होता है। ये देखिए, ये आपका है, ये आपका लेफ्ट मॉडल कह लेते हैं इसको, लेफ्ट मॉडल, लेफ्ट में देखिए हुआ है, और ये कहलाएगा आपका कौन सा, राइट मॉडल, है ना। इसका ये नाम भी ध्यान रख लीजिए, लेफ्ट मॉडल और राइट मॉडल। ये राइट की तरफ सरका हुआ है आपके, ये लेफ्ट की तरफ सरका हुआ है। पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस आपको समझा दिया है। मीन इसमें आगे जाएगा, मीन इसमें पहले ही आपका गिर जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये रिसर्च मेथड्स का सेकेंड वीडियो खत्म होता है, जिसमें बात की हमने और डिटेल में आपके एनपीसी के बारे में। जो आप लोग को डाउट था किस प्रकार से बनता है, क्या चीजें होती हैं, वो सब भी आपको समझा दिया है। अब देखिए, ये जो डेटा है इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। हंस के करिए, रो के करिए, गा के करिए, कैसे भी करिए, बट डेटा इसको याद करना पड़ेगा। 34.1, 34.1, 13.6, 2.14, 13.6, 2.14, बस इतना ही तो आपको याद करना है। बाकी फिर आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। परसेंटाइल रैंक आपको निकालना सिखा दिया है, आईक्यू कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा दिया है। आईक्यू से आप ये निकाल